हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं और ये प्रैक्टिस का 6वां वीडियो है। इसके पहले 5 वीडियो आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। अभी आप साथ में देखते चलेंगे तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, और जब वीडियो एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप लोगों को देखने में परेशानी होगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। लेवल 1 का प्रीवियस ईयर का पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ और मैंने आपको बताया भी है इसके पहले वाले वीडियो में भी। 2013 वाला पेपर मैंने करवाया है, 2023 वाला पेपर करवाया है, तो आप लोग ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। लेवल 2 का एसएसटी का 2013 वाला 2023 वाला करवाया है, और लेवल 2 का हिंदी का पेपर 2023 वाला करवाया है। तो आप लोग ये वीडियो देख लीजिए। इसकी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है प्रीवियस ईयर के पेपर की, तो वहाँ पर आपको ये सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। इसके अलावा एसएसटी की जो राजस्थान बोर्ड की किताबें चलती हैं उन्हें मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ, क्लास 6 से लेकर 10th तक की। तो आप लोग ये वीडियो भी देख सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। और कुल 35 वीडियो हैं। प्रत्येक चैप्टर मैंने पढ़ाया है, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा है। तो आप लोग ये वीडियो भी एग्जाम के पहले जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पहला विकल्प है भोराट पठार, दूसरा विकल्प है लसाड़िया पठार, तीसरा विकल्प है मुकुंदरा पहाड़ियां, और चौथा विकल्प है गिरवा पहाड़ियां। तो जो स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है वह है मुकुंदरा पहाड़ियां, क्योंकि ये विंध्य पर्वतमाला में अवस्थित हैं। ये अरावली में अवस्थित नहीं है। मुकुंदरा पहाड़ियां राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में स्थित हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और विकल्प लिखे हुए हैं, उनके बारे में जान लीजिए। भोराट का पठार जो है ये कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच स्थित है। लसाड़िया का पठार राजसमंद झील और उदयपुर शहर के बीच स्थित है, और गिरवा पहाड़ियां उदयपुर जिले में स्थित हैं। तो ये सब भी आपको साथ में याद रखना है, और इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, मुकुंदरा पहाड़ियां। याद रखिएगा, ये विंध्य पर्वतमाला का विस्तार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर संयंत्र कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है भीलवाड़ा, दूसरा विकल्प है उदयपुर, तीसरा विकल्प है चित्तौड़गढ़, और चौथा विकल्प है राजसमंद। तो चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर संयंत्र ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये जो स्मेल्टर संयंत्र है ये दुनिया के सबसे बड़े जिंक लेड स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स में से एक है, तो ये भी आपको याद रखना है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? पहला विकल्प है भैंसरोदगढ़, दूसरा विकल्प है रणथंबोर, तीसरा विकल्प है कुंभलगढ़, और चौथा विकल्प है सिवाना। तो राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है भैंसरोदगढ़ को। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये एक अभेद्य किला है, ये भी आपको याद रखना है, और यह प्राचीन चंबल और ब्राह्मणी नदियों के तट पर स्थित है। ये भी याद रखिएगा। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भैंसरोडगढ़ का जो किला है ये कहाँ पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है, ये आपको याद रखना है। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए, ये कहाँ पर स्थित है। तो रणथंबोर का जो किला है ये सवाई माधोपुर में है, कुंभलगढ़ का जो किला है ये राजसमंद में है, और सिवाना दुर्ग ये बाड़मेर में है। तो ये सब भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दादू पंथ में कौन सा सत्संग स्थल कहलाता है? पहला विकल्प है रामद्वारा, दूसरा विकल्प है मुक्तिधाम, तीसरा विकल्प है चौपड़ा, और चौथा विकल्प है अलख दरीवा।
तो दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है अलख दरीबा। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। दादू पंथ की जो मुख्य पीठ है वह नारायणा में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और जो दादू दयाल थे ये गुजरात के एक कवि संत थे, ये आपको याद रखना है, और धार्मिक सुधारक थे जिन्होंने औपचारिकता और पुरोहिती के खिलाफ बात की थी। तो इसमें यही पूछा गया है कि दादू पंथ में कौन सा सत्संग स्थल कहलाता है, तो आप लोग याद रखिएगा अलख दरीबा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली की संज्ञा दी थी? पहला विकल्प है निमाड़ी, दूसरा विकल्प है वांगड़ी, तीसरा विकल्प है डिंगल और चौथा विकल्प है अहीर वाटी। तो ग्रियर्सन ने भीली की संज्ञा दी थी वागड़ी को। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, वागड़ी। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। जो निमाड़ी है यह मालवी की उपबोली है और निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। डिंगल मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है। और अहीरवाटी इस बोली के क्षेत्र को राठ कहा जाता है, इसलिए इसे राठी भी कहा जाता है। तो इतना आपको याद रखना है, इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दुगारी किले की चित्रकला किसके साथ संबंधित है? पहला विकल्प है बूंदी शैली से, दूसरा विकल्प है अलवर शैली से, तीसरा विकल्प है किशनगढ़ शैली से, चौथा विकल्प है मेवाड़ शैली से। तो दुगारी जो किला है ये अपनी कनक सागर झील के लिए भी प्रसिद्ध है और ये बूंदी के निकट स्थित है और इसका संबंध है बूंदी शैली से। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये छोटा सा किला है और एक झील के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, झोरावा लोकगीत का संबंध किसके साथ है? पहला विकल्प है उदयपुर से, दूसरा विकल्प है बीकानेर से, तीसरा विकल्प है जैसलमेर से और चौथा विकल्प है बाड़मेर से। तो झोरावा जो गीत है ये प्रियतम के वियोग में गाया जाता है और इसका संबंध है जैसलमेर से। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसे अपने प्रेमी का इंतजार कर रही एक महिला के अलग होने की तस्वीर प्रस्तुत करके गाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। सी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान के कौन से जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? पहला विकल्प है झालावाड़, बारां, दूसरा विकल्प है गंगानगर, बांसवाड़ा, तीसरा विकल्प है कोटा, बूंदी और चौथा विकल्प है उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है गंगानगर और बांसवाड़ा में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता? पहला विकल्प है भीलवाड़ा, दूसरा विकल्प है कोटा, तीसरा विकल्प है सिरोही और चौथा विकल्प है झालावाड़। तो पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम से होकर गुजरता है। अब इसमें पूछा गया है कि ये किस जिले से होकर नहीं गुजरता है, तो ये झालावाड़ जिले से होकर नहीं गुजरता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग अभी साथ में वीडियो देखते चलिए, हो सकता है फिर ये वीडियो आपको चैनल पर ना मिले, तो आप लोग अभी साथ में ही देखते चलिएगा।
लिखा है कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? पहला विकल्प है महाराणा प्रताप, दूसरा विकल्प है राणा हम्मीर, तीसरा विकल्प है पृथ्वीराज चौहान तृतीय और चौथा विकल्प है राणा सांगा। तो कर्पूरी देवी ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता थी। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इनके पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कर्पूरी देवी था, तो ये आपको याद रखना है। लोक कथाओं में सभी चौहानों में सबसे प्रसिद्ध चौहान जो हैं वह पृथ्वीराज चौहान ही हैं और इन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और इनकी हत्या कर दी थी, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम है। पहला विकल्प है भोराट, दूसरा विकल्प है गिरवा, तीसरा विकल्प है थली और चौथा विकल्प है भाकर। तो सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम है भाकर। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है बूंदी की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। पहला विकल्प है फाल्गुन पूर्णिमा को, दूसरा विकल्प है चैत्र शुक्ल तृतीया को, तीसरा विकल्प है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को और चौथा है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो बूंदी की कजली तीज, इसे बूढ़ी तीज, सतूरी तीज, कजली तीज के नाम से जाना जाता है। पहले भी मैंने ये प्रश्न लिया है और ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है, यानी कि किस वेद में मिलता है, ये पूछा गया है। पहला विकल्प है ऋग्वेद, दूसरा विकल्प है यजुर्वेद, तीसरा विकल्प है सामवेद और चौथा विकल्प है अथर्ववेद। तो मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। वेदों की संख्या 4 है और ये चारों यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और जो गायत्री मंत्र है वो भी ऋग्वेद से लिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। जो सामवेद है ये संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ के अनुष्ठान शामिल हैं और अथर्ववेद में जादुई मंत्र शामिल हैं। तो इतना आपको जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित है? बावड़ी और स्थान लिखे हुए हैं और जो सुमेलित है वह हमें बतानी है। पहला लिखा है चांद बावड़ी आभानेरी, दूसरा लिखा है तिरमुखी बावड़ी चुरू, तीसरा है नौलखा बावड़ी जयपुर और चौथा है झालीबाग बावड़ी सीकर। तो चांद बावड़ी आभानेरी में स्थित है। पहला विकल्प इसमें सही है, यही सही लिखा हुआ है। और क्यों गलत है? तिरमुखी बावड़ी जो है ये उदयपुर शहर से 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नौलखा बावड़ी जयपुर में नहीं है बल्कि ये डूंगरपुर जिले में स्थित है और झालीबाग ये बावड़ी जो है राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ किले में स्थित है, सीकर में नहीं है, तो इसीलिए ये गलत है। पहला सिर्फ सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब इसमें जो सुमेलित नहीं है वह हमें बताना है। पहला लिखा है फुलवारी की नाल राजसमंद, दूसरा है केसरबाग धौलपुर, तीसरा है बस्सी चित्तौड़गढ़ और चौथा है शेरगढ़ बारा। तो जो सुमेलित नहीं है वह है पहला फुलवारी की नाल राजसमंद,
क्योंकि ये राजसमंद में नहीं है बल्कि ये उदयपुर जिले में है। तो ये गलत है और गलत ही पूछा गया है, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। बाकी तीनों सही लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? पहला विकल्प है 18 अप्रैल 2006, दूसरा है 2 अक्टूबर 2005, तीसरा है 5 जून 2006 और चौथा है 12 मई 2005। तो राजस्थान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? पहला विकल्प है बेसाल्ट, दूसरा विकल्प है क्वार्टजाइट, तीसरा विकल्प है बलुआ पत्थर और चौथा विकल्प है ग्रेनाइट। तो विंध्यन कगार जिन चट्टानों से निर्मित है वह है बलुआ पत्थर। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए आप लोग सभी वीडियो जरूर देखिएगा। ये प्रश्न पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और वहीं से ये प्रश्न मैंने लिए हैं, तो इसीलिए आप लोग परीक्षा से पहले ये सभी वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। और जो एसएसटी की मैंने किताबें पढ़ाई हैं वही टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं, इसीलिए उन किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और समय रहते ही मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, क्योंकि अभी आप लोगों के पास पर्याप्त समय है और आपके और भी विषय हैं। इस पार्ट के अलावा आपको और विषय भी तैयार करने हैं, तो ये वाला पार्ट आपका उन्हीं किताबों से कंप्लीट हो जाएगा। और मैं प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ। अभी तो ये 6वां वीडियो है प्रैक्टिस का। मैं आपकी जो प्रैक्टिस है इतनी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगी कि आपको किसी भी प्रश्न में कोई परेशानी ना हो। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोबारा उनका रिवीजन भी करवा दूंगी। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? अच्छा प्रश्न है। पहला विकल्प है सुंदरदास जी, दूसरा विकल्प है रज्जब जी, तीसरा विकल्प है रामपाल दास जी और चौथा विकल्प है माधव दास जी। तो आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत थे रज्जब जी। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे और दादू की शिक्षाओं का इन्होंने वर्णन किया। एक कथा है इनके बारे में प्रचलित। ये जो रज्जब जी थे ये आमेर सेना के सेनापति के पुत्र थे और अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए यह राजस्थान के सांगानेर से आमेर जा रहे थे। रास्ते में वह दादू जी से मिले, उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए और उन्होंने सब कुछ छोड़कर जीवन भर दूल्हे के वेश में रहने का फैसला किया और इसी वेश में रहते हुए ये दादू के उपदेशों का बखान करते रहे। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, रज्जब जी। जो ब्रज भाषा की दादू की रचनाएं हैं उनके शिष्य रज्जब द्वारा दर्ज की गई हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? पहला विकल्प है सिंधी, दूसरा विकल्प है सिख, तीसरा विकल्प है जैन और चौथा विकल्प है राम स्नेही। तो पर्युषण पर्व जो है ये जैन समुदाय से संबंधित है और सभी त्योहारों का राजा माना जाता है। यह पर्व 8 दिनों तक चलता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक था। पहला विकल्प है महाराजा मान सिंह, दूसरा विकल्प है महाराजा तख्त सिंह, तीसरा विकल्प है महाराजा सरदार सिंह और चौथा विकल्प है महाराजा बख्त सिंह। तो 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक था महाराजा तख्त सिंह। ये जोधपुर के शासक थे। इनका जन्म हुआ था 6 जून 1819 को अहमदनगर में और इनके बड़े पुत्र जसवंत सिंह द्वितीय को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया था। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है? पहला विकल्प है सिसोदिया, दूसरा विकल्प है चौहान, तीसरा विकल्प है राठौड़ और चौथा विकल्प है परमार। तो बिजोलिया शिलालेख में चौहान वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बिजोलिया शिलालेख बिजोलिया मंदिर परिसर में पार्श्वनाथ मंदिर से जुड़े एक जलाशय के उत्तर में एक बड़ी चट्टान पर उकेरा गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया? पहला विकल्प है साधु सीताराम दास, दूसरा विकल्प है मन्ना पटेल, तीसरा विकल्प है मोतीलाल तेजावत और चौथा विकल्प है विजय सिंह पथिक। तो 1917 में सावन अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया और इसमें 13 सदस्य थे। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है? पहला विकल्प है उदयपुर में, दूसरा विकल्प है जयपुर में, तीसरा विकल्प है जोधपुर में और चौथा विकल्प है पचपदरा में। तो भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है पचपदरा में। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है? पहला विकल्प है मेसा, दूसरा विकल्प है हाड़ौती, तीसरा विकल्प है भोराट और चौथा विकल्प है उड़िया। तो सबसे ऊंचा पठार पूछा गया है, उड़िया पठार है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा और यह सिरोही जिले में स्थित है। याद रखिएगा, माउंट आबू राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है और भोराट पठार तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। तो ये तीनों क्रम से याद रखिएगा। डी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? पहला विकल्प है राव अनिरुद्ध, दूसरा विकल्प है राव शत्रुसाल, तीसरा विकल्प है महाराव बुद्ध सिंह और चौथा विकल्प है महाराव विष्णु सिंह। तो 84 खंभों की छतरी या इसे ही कहा जाता है 84 स्तंभी स्मारक, ये बूंदी शहर में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था राव अनिरुद्ध ने। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा और इसे अपने पालक भाई देव के स्मारक के रूप में बनवाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, पहला विकल्प इसमें सही है। और बूंदी के जो अन्य प्रसिद्ध स्थल हैं, रानी जी की बावड़ी है, नवल सागर झील है, तारागढ़ किला है, जैत सागर झील है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, घोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है? पहला विकल्प है
प्राकृत, दूसरा विकल्प है राजस्थानी, तीसरा विकल्प है अपभ्रंश और चौथा विकल्प है संस्कृत। घोसंडी जो शिलालेख है ये कहाँ पर है? ये चित्तौड़ के निकट घोसंडी गांव में प्राप्त हुआ था और ये संस्कृत में लिखा गया है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। होरडा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? पहला विकल्प है 1734 ईस्वी, दूसरा है 1740 ईस्वी, तीसरा है 1804 ईस्वी और चौथा है 1757 ईस्वी। तो होरडा सम्मेलन 1734 ईस्वी में आयोजित हुआ था और यह मराठा के खिलाफ सभा के लिए आयोजित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और संग्राम सिंह द्वितीय को होरडा सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया था। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने लिए हैं कुल 27 प्रश्न। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। और इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपको फिर बाद में ना मिले या आपको देखने का समय ना मिले। हो सकता है ये वीडियो आपको चैनल पर ना मिले या फिर आपको इतना समय ना मिले कि आप ये वीडियो देख सकें, तो इसीलिए अभी साथ में देखते चलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।